नमस्कार। आकाशवाणी रांची के समाचार एकांश की ओर से मैं पूनम करकट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी श्रोताओं का, मतदाताओं का हमारे स्टूडियो में आज पधारे हैं श्री अनुज कुमार सिन्हा जी, श्री मधुकर जी। आप दोनों का स्वागत है और आज मेरे साथ संचालन में हैं कुंदन वर्मा जी हमारे समाचार एकांश से। इस परिचर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम सुन लेते हैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा जी को, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी को। वो आज हुए मतदान के बारे में जानकारी दे रही हैं। आइए सुनते हैं। जनरल इलेक्शंस टू विधानसभा में सेकेंड फेज के लिए 5 बजे तक का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 67.59%। सबसे ज्यादा महेशपुर विधानसभा में 79.4, फिर नाला विधानसभा में 78.75%, सारठ विधानसभा क्षेत्र में 77.94%। सबसे कम है बोकारो एसी का 50.52%, फिर धनबाद विधानसभा क्षेत्र 52.31%, झरिया 55.23%, बाकी सब 60 से ज्यादा ही हैं। अभी हमने सुना डॉक्टर नेहा अरोड़ा जी को। जैसा कि पहले चरण में भी हुआ था, शहरी क्षेत्र में कम और अपेक्षाकृत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ज्यादा मतदान हुआ। हालांकि वोटिंग अच्छी हुई है कुल मिलाकर। 2019 की तुलना में लगभग 2% की वोटिंग बढ़ी है, जो चुनाव आयोग के परिश्रम का फल है। इस पर जो अच्छी वोटिंग हुई है उस पर आप क्या कहेंगे मधुकर जी? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ने लगातार कोशिश की जी, और दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज का भी अभियान इतना जोर से चला, और तीसरी स्थिति यह है कि गांव में लोगों को लगा कि सरकार हमको अपने हिसाब से चलानी है जी। ये तीनों चीज मिला करके वोट परसेंटेज बढ़ा, यानी कि जनता भी शामिल हुई इस वोटिंग में। साइलेंट रहते हुए भी वो सीधा सीधी शामिल रही, और ये लगातार बढ़ रहा है। आप अगर पिछला रेशियो देखिए जी, पिछले रेशियो की तुलना में हर बार इलेक्शन में आंकड़े बढ़ रहे हैं वोट देने के, इसलिए कि जो सुविधाएं इलेक्शन कमीशन मुहैया करा रहा है, और इलेक्शन कमीशन जिस ढंग से सख्ती जी, 2 इलेक्शन आपको साथ साथ अभी गुजरे हैं, एक एमपी इलेक्शन पिछले मई में और दूसरा इलेक्शन ये, जहां की हिंसा आप खोज के निकालिएगा तो खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। जबकि कोई इलेक्शन नहीं था जहां की 10 से ऊपर लोग ज्यादा नहीं मारे जाएं जी, और घायलों की संख्या की तो अनगिनत हुआ करती थी। ये एक बड़ा कारण है कि सेफ हैं हम और हमको वोट देना चाहिए। लेकिन बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा बेईमान वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा बेईमान वो लोग जो शहर आ गए हैं या कस्बों में आ गए हैं। वो मानते हैं कि नहीं, हमको वोट देना जरूरी नहीं है, लेकिन गांव का आदमी यह मानता है कि वोट देना हमको जरूरी है जी जी। और इस पर आप क्या कहेंगे अनुज जी? नहीं, मतलब बहुत सही कहा। शहरी एरिया में खासतौर पर आप देखेंगे रांची, हटिया, बोकारो, जमशेदपुर, पूर्वी पश्चिम दोनों सीट, झरिया, धनबाद, ये जो शहर हैं, ये जो सबसे ज्यादा विकसित जिनको आप मानते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सुविधाएं यहाँ पर हैं, यहाँ के लोग नहीं निकलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं। वो लोग उत्साह के रूप में लेते हैं, एक अवसर आया है अपने अधिकार का प्रयोग करने का, वो जागरूक ज्यादा हो गए हैं। शहर के लोग उसको छुट्टी के रूप में लेते हैं, एक दिन छुट्टी मिली है, चलो आउटिंग करेंगे, बाहर जाएंगे। ये बड़ा है, बैठ के घर में बैठ के कोसना, ये बनाना, वो करना है, उस बदलाव के लिए खुद नहीं निकलेंगे। और बहुत हुआ तो एक घर में 1-2 लोग चले गए तो चले गए, अदरवाइज इसको मतलब रुचि ही नहीं है उनको, इधर ध्यान ही नहीं है जी। इसी में नहीं, ओवरऑल इसके अलावा भी कई चीजों में जो सामाजिक बदलाव की आप बात करते हैं, कोई चीजों में उसमें शहर के लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। गांव के अंदर आज वो भी जज्बा है, वो दिखा जी जी। मेरे 10 मित्र हैं करीब जी हाँ, जो फ्लाइट से अलग अलग शहरों से जी रांची आए सिर्फ वोट डालने के लिए, और सेम डे वोट डाल करके निकल गए जी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने समझी कि वोट डालना जरूरी है, हम वहाँ के वोटर हैं जी। इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि आज हम पूरे एरिया में घूम रहे थे, सिल्ली, राहे, सोनाहातू, तो आपको ताजुब होगा कि उन क्षेत्रों के यूथ जो लड़के सब हैं जो रांची में पढ़ाई करते हैं, रांची के लॉज में रहते हैं, वो सब लोग रांची से वोट देने के लिए चले गए हैं अपने एरिया में, वहां जाकर वोट किए हैं। तो ये रांची में रहकर जो यहाँ रहते हैं, बगल में बूथ है, वहां नहीं जा रहे हैं। तो इन जो युवा है इनकी सराहना करनी चाहिए।
जिसको वोट देना होगा देंगे। जी। लेकिन रांची से जाकर अपने गांव में चूंकि हमको अधिकार मिला है वो दे रहे हैं, उसमें कई लोग हैं जो छुट्टी लिए हैं। आप मालूम करिए, कई लोग गार्ड का काम करते हैं, कई लोग ड्राइवर हैं, वो सब छुट्टी पर है। क्यों? हमको वोट देने अपने एरिया में जाना है। ये सब की पृष्ठभूमि जो है वो गांव की है, वहां के लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही। और आगे बढ़ने से पहले हम सुन लेते हैं ओवरऑल आज क्या मतदान का प्रतिशत रहा। हम पहले चलते हैं रांची, हमारे संवाददाता कर्मवीर जानकारी देंगे। राज्य में दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। दूसरे चरण में आज राज्य के 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया गया। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। दिन भर आज मतदाताओं का उत्साह अलग अलग बूथों पर देखने को मिला। आम और खास सभी ने आज लोकतंत्र के इस महापर्व को एक साथ मनाया। इससे पहले 13 नवम्बर को पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 43 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया था। चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने पर राज्य के मतदाताओं, राजनीतिक दल और चुनाव कर्मियों को धन्यवाद दिया है। 2 चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 23 नवंबर यानी मतगणना के दिन पर टिकी हुई हैं। इधर आयोग की ओर से भी मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और अब चलते हैं संताल की ओर। दुमका से हमारे संवाददाता आर के नीरद हैं। आर के नीरद जी जानकारी देंगे आज वहां उस क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया गतिविधि कैसी रही। दुमका जिले में मतदान शांतिपूर्ण और बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व को एक उत्सव के रूप में मनाया। लोग न केवल वोट डाले मतदान केंद्र आए, बल्कि मतदान केंद्र पर उन्होंने सेल्फी ली, मतदान परिसर में समय बिताया और एक दूसरे का हालचाल भी जाना। सुबह में मौसम होने के बाद भी लोग घरों से निकले, कतार में लगे, वोट डाला और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना फर्ज निभाया। शहर हो या गांव, हर जगह मतदाताओं में एक जैसा उत्साह दिखा। खासकर महिला और युवा मतदाता ज्यादा उत्साहित थे। संथाल के बाद हम चलते हैं कोयलांचल की ओर। धनबाद से हमारे संवाददाता हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार जानकारी देंगे आज अपने क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में। धनबाद में सभी बूथों पर मतदान समाप्त हो चुका है। फिलहाल ईवीएम को बरवा अड्डा स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में बनाए गए वज्र गृह में जमा कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि पूरे जिले में आज शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं मिली। जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। सुबह मतदान की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया। हालांकि इस बार भी शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की तुलना में ग्रामीण इलाकों के लोग ही आगे रहे। जिला प्रशासन को उम्मीद थी कि शहरों में इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए स्वीप कोषांग की ओर से लगातार कई तरह की एक्टिविटीज भी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने बाजी मारी। सबसे बेहतर स्थिति नक्सल प्रभावित टुंडी इलाके की रही, जहां दोपहर बाद 3 बजे तक 64% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। वहीं वोटिंग समाप्त होने के साथ ही जिले भर में सभी 6 विधानसभा सीटों पर अपनी तकदीर आजमा रहे 80 प्रत्याशियों की किस्मत 23 नवम्बर की सुबह तक के लिए ईवीएम में कैद हो गई। मेरा सवाल मधुकर जी से होगा। आज जो 38 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 18 सीट कोयलांचल के, 18 सीट संथाल के हैं। कोयलांचल के मुकाबले संथाल में वोटिंग ज़्यादा हुई अगर हम चुनाव आयोग के आंकड़े को देखें तो। इसके ये सिर्फ मतदाताओं की उदासीनता है या फिर इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हैं? राजनीतिक मायने भी हैं और उदासीनता दोनों है। राजनीतिक मायने की ये है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन शुरू ही हुआ था संथाल परगना से जी। इसकी वजह से वहाँ शिबू सोरेन के नाम पर या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर आज भी लोग पहले जाते हैं, नहाते हैं, नहा करके पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उसके बाद वोट डालने जाते हैं। अब किसको वोट देते हैं नहीं देते हैं ये हमको नहीं बताना है यहाँ पर, लेकिन ये जागरूकता वहाँ पर है कि हमको वोट डालना है, ये मेरा राइट है। दूसरे की ये जो इलाके हैं, धनबाद के इलाके जिस पर कि अभी रिपोर्टर दीपक कुमार ने बताया, वो इलाका पढ़े लिखे लोगों का और श्रमिकों का इलाका है जी। एक तो श्रमिकों को समय जो मिलता है वो लगता है कि चलो घर को दिया जाए। दूसरे की हमको क्या फर्क पड़ता है, बाहरी भीतरी वाला जो यहाँ पर अंदाज है ना, वो बाहरी भीतरी का, हम वोट देंगे तो हमको क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ तो हमेशा बाहर ही रहेंगे, भीतरी तो होंगे नहीं। ये दिमाग में जो बैठा हुआ है वो उदासीनता की ओर ले जाता है। इस उदासीनता की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया, अर्बन एरिया में ये वोट की कमी आपको दिखाई दे रही है मेरे समझ से। अनुज जी से एक सवाल कर रहा हूँ। अभी जो ये वर्तमान चुनाव हुआ, मतदान जो संपन्न हुआ, उसमें ये देखा गया कि एनडीए
लगातार आदिवासी अस्मिता के सवाल उठा रहे थे एनडीए के सभी घटक दल, और हेमंत सोरेन की सरकार अपने कामकाज को आगे कर रही थी। क्या लगता है राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठने की संभावना बनती है? देखिए, इस पर एग्जिट पोल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन 23 के पहले कोई भी व्यक्ति ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, चाहे हम हो या आप हो। एक दूसरा कि बहुत लंबे समय के बाद देखा गया है कि दोनों गठबंधन पूरी ताकत, चुनाव में ताकत लोग लगाते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि दोनों के लिए जीने और मरने का सवाल है। ऐसा चुनाव रेयर होता है। एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी, आपने देखा। जेएमएम ने भी उसके बाद जो ताकत है इंटरनल है पूरी ताकत लगा दी। ये रहा सवाल कि ट्राइबल के इशूज का, तो झारखंड वो स्टेट है जहां पे 26.4% ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स बहुल राज्य कहा जाता है। अलग स्टेट ट्राइबल्स को बेस करके ही बना, शामिल हो गए। तो ये है, तो ये ट्राइबल का मुद्दा यहाँ पे हमेशा रहता है। 28 सीट रिजर्व है। जब तक आप इस 28 सीट पर नील ताकत लगाई, 28 सीट का मतलब आप देख रहे हैं ना, 81 में 28 सीट, बिल्कुल लगभग 1/3 है ना। इसमें अगर आप कब्जा नहीं करते हैं तो उधर बाकी सीटों को लाना बहुत कठिन काम होता है। तो दोनों ताकत लगाए, और ये ताकत लगी हुई है। आपने पूछा कि ऊंट किस करवट, इस 28 सीटों पर जो है ऊंट तो करवट आदिवासी का जो वोट है वो तो दिखता है कि सत्ता पार्टी की ओर, जेएमएम की ओर झुकाव उसका रहा है। उसका मुख्यमंत्री है ना, सीएम अभी उनके हैं। तो ये इशूज हैं। बड़े पैमाने पे आप देखेंगे कि अब लोग जो वोटर है वो देखते हैं कि हमको क्या फायदा हो रहा है। इस पूरे चुनाव में जो अंतिम 2-3 चीजों का बहुत बड़ा फैक्टर है। आप हो सकता है कि अगला सवाल आपका हो, वो फैक्टर इसमें से एक आता है कि जो स्कीम्स है महिलाओं के लिए, दोनों ने कहा लड़कियों के लिए, एनडीए ने भी दावा किया, घोषणा की है, और जेएमएम ने भी किया है। 1000 रुपया मैया योजना, गोगो योजना, उधर ये 1000 से उन्होंने कहा 2100, तो जो चला भी फिर हम 2500 देंगे। तो ये जो पैसा जा रहा है लड़कियों के हाथ में मिल गया, वो बड़ा असरदार रहा है। महिलाओं को लगा कि हमको एक पैसा मिला। एक दूसरा बिजली बिल माफ, इन दोनों बातों को गौर करिए, कितना सीट में कन्वर्ट होता है बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों चीजों का एक तो असर दिखा। और दूसरा इशू एक जरूर रहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का क्या असर है। वो तो पाकुड़ और राजमहल के अलावा इधर बहुत असर नहीं दिखता है, लेकिन उसके कारण समाज में एक जो थोड़ा सा माहौल बना कि इनसिक्योरिटी का माहौल बना है, उसमें एक दूसरा वर्ग है, उसका वोट भी पोलराइज हुआ है थोड़ा सा। बिल्कुल आप गौर करिएगा, लेकिन ये पोलराइजेशन पहले भी हुआ था, तो इसलिए इतना आसान काम नहीं है। और बाकी आप बताएंगे कि वो तीसरा फैक्टर भी इस स्टेट में रहा है, वो रहा है जयराम का फैक्टर, कुर्मी वोट का। उस पर आप बात करेंगे। ये तीनों मिलकर स्टेट का भविष्य तय करेंगे। जी। और ऐसा आरोप लगता रहा है मीडिया के ऊपर कि वो बाकी सारे जो फैक्टर हैं चुनाव के, कई बार हाईजैक करने का प्रयास करती है, जैसे स्थानीय मुद्दे, पार्टी या नेता की छवि, सरकारी योजनाएं। इन बातों का जो असर होना चाहिए उसको अगर मीडिया अपने तरीके से हाईलाइट करे, अपने तरीके से वो मोड़े, तो हाईजैक करती। क्या सही है? देखिए, आज से 10 साल 15 साल पहले की मीडिया और आज की मीडिया में आसमान जमीन का अंतर है। जी बहुत है। ये अब आप सोचेंगे ना कि पूरा फैक्ट्स जो आ रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एक्चुअल हालात बता रहे हैं, किसी भी उठाकर देख लेंगे, किसी भी अखबार ने यहाँ तक गया ही नहीं, उसको पंगा लेना ही नहीं है, उसको पता होता है। यहाँ देखिए, यहाँ सरकार, झारखंड में सरकार अलग है, केंद्र में अलग है, अलग जी। मीडिया अब जब इंडस्ट्रीज बन गई है, एक है, तो उसके पास रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट विज्ञापन होता है, और कोई भी संस्थान इसको मिस नहीं करता है। इधर ज्यादा पंगा लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का विज्ञापन रुकेगा, कम होगा, वहां ज्यादा पंगा लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का रुकेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रुकेगा है। एक तरफ डीएपी, एक बार आईपीआरडी, तो आप ये मत करें। दूसरा, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट होता है तो अखबार न्यूट्रल चुपचाप से आपकी बात को भी रख देगा, इनकी बात को भी रख देगा, पब्लिक अपना जज करे, पाठक जज करे। इधर देश चला गया, इसलिए अब वो समय नहीं रहा। इलेक्शन के समय आप किसी पार्टी को एक को प्रमोट करे, इशू करे, और वो काम भी नहीं मीडिया का। जी, हमारा काम जज बनना नहीं है, फैक्ट्स को रख दे, लेकिन फैक्ट्स को भी ईमानदारी से लोग रखें, तब ना समस्या है। जी बिल्कुल। इस पर आपकी टिप्पणी मधुकर जी? देखिए, एक तो ये है, मेरा मानना ये है कि अखबार में
जब मैं शिक्षक हुआ करता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ मीडिया में, तो वहाँ एक थ्योरी है जी। वो थ्योरी ये है कि कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है जी। हमारी भूमिका जो है वो विपक्ष की भूमिका होती है। मीडिया हमेशा विपक्ष होती है, और विपक्ष इसलिए होती है ताकि सरकार मजबूत हो और देश मजबूत हो। देश उसमें सबसे पहले होता है जी। तो विपक्ष की भूमिका के बजाय जब हम आ जाएंगे पक्ष की भूमिका में या पक्ष का साथ गहने लगेंगे, तब हमारी भूमिका खत्म हो जाएगी। ये एक बड़ा कारण है। दूसरे ये कि पहले अखबारों में लिखी हुई चीजों को लोग मानते थे कि सत्य की लकीर है, अब उसको फटकते हैं, छानते हैं, फिर इसके बाद फिर फूंकते हैं उसको। उसके बाद में उनकी अनुभूति होती है कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद वो खुद फैसला लेते, किसी पूछने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहते कि अखबार में छप गया इसलिए यही सही है। तो ये डिफरेंस है जो अभी अनुज जी बता रहे थे। 15-20 साल का जो ये अंतर आया है, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद जो अंतर आया है, मीडिया जब से इंडस्ट्री हो गई है, सिर्फ इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री पहले भी थी, पहले भी लोग पैसा कमाते थे, लेकिन पहले लोग पैसा निष्पक्षता को साथ रख करके उसको बैलेंस बना के कमाते थे, अब पक्ष में रह करके कमाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो जो वोटर है, जो नागरिक है, जो पाठक है, एक तो पाठकों में देखिएगा कि अखबार से गाइड नहीं होते हैं, वो गाइड हो रहे हैं अपने नेताओं की एक्टिविटीज से, पार्टी की एक्टिविटीज से, और उनको जिस ढंग से दिखाया जा रहा है और वो जो देख रहे हैं, दोनों को खुद एनालाइज कर रहे हैं। इसीलिए इस बार देखिएगा जो अनुज जी अभी बता रहे थे, महिला वोटरों की संख्या कंपैरेटिवली पुरुषों की संख्या में ज्यादा जी। और वो ज्यादा जो है वो ज्यादा कहाँ जा रहा है आप सोच लीजिए जी। देने पर जाएगा या दिलाने पर जाएगा। हम देंगे और हम दे रहे हैं, दोनों में अंतर तो आपको बात समझ में आ रही है जी। इसीलिए जो स्थिति है उस स्थिति में मीडिया के प्रति भरोसा लगातार घटता जा रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सोशल मीडिया जो है अफवाह फैलाने में बहुत आगे चला जा रहा है जी, और वो इम्पैक्ट डाल रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो काम अखबार इन्फ्लुएंस करते थे वो काम अब सोशल मीडिया करने लगा है, अफवाह फैला करके, गलत चीजों को दे करके। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कैसे रहेगा भरोसा मीडिया पर? आज आप देखेंगे एग्जिट पोल आप देख चुके हैं लोग, इसमें भी आज ये दिखा रहा है कि इस पार्टी को इतना, इस पार्टी को इतना, जो भी कहेंगे 2 दिन के बाद तो सत्य सामने आ जाएगा, और जब उलट होता है तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। ये बड़ा कारण है लोगों का है। जी जी। आप दोनों से एक सवाल है कि ये जो जयराम महतो का जो फैक्टर है वो किसको लाभकारी होगा और किसको थोड़ा सा लाभ नहीं पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी तो बहुत सारी सीटें हैं, कहीं पक्ष के फेवर में है, कहीं विपक्ष के फेवर में है। पहला सवाल आपसे मधुकर जी। देखिए, एक तो जयराम फैक्टर है जी, यह एक चीज है। उसके इतिहास में भी जाइएगा तो कुर्मी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जी। विनोद बिहारी महतो ने जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले हैं और उनके बाद के जितने कुर्मी नेता आए हैं, उन लोगों ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। आजादी के बाद से लेकर के अब तक के मामलों में वो एक रिकॉर्ड है। उसकी वजह से वहाँ जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता बढ़ी है तो वो अपना हक मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमको भी राइट दो। उस राइट देने में 2 चीजें आ रही हैं। उस राइट देने में एक चीज आ रही है कि हमको भी आदिवासी का दर्जा दो, और जब उसको आदिवासी का दर्जा मिलेगा तो आदिवासी को जो आरक्षण मिल रहा है उसका बड़ा लाभ उसको मिलेगा, या उसको पता है जी, ठीक है ना। इधर आदिवासी कह रहे कि अगर वो इसमें शामिल हो जाएगा तो मीना की तरह हमारा पूरा का पूरा उठा के ले जाएगा, इसलिए हम तो नहीं देंगे। और दूसरा कारण उसमें जो सबसे बड़ा और लगता है वो ये लगता है कि नेताओं पर जो अविश्वास बना है वो एक आक्रामक आदमी आया है एक खास कम्युनिटी से, उस कम्युनिटी उसके लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो वो जहां जा रहा है वहां पर किसी को नफा और किसी को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाने वाला है। हालांकि बहुत गेन करने वाला नहीं है, वो गेन करने के पोजीशन में भी नहीं है। एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा जब हो जाता है ना जी, तो लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वोट तो इधर उधर करने की स्थिति में है जी। अनुज जी, इस समय राजनीति में जो जयराम महतो का जो अभी एंट्रेंस या उसकी जो प्रगति है उसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये इसको समझने के लिए कुछ पहले जाना पड़ेगा जी। एक समय था जो कि झारखंड मूवमेंट जब लड़ाई चली अलग राज्य की तो सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई थी। उसके बाद
अंतिम में याद होगा कि जयपाल सिंह ने 1950 में ओपन किया और झारखंड पार्टी नाम कर दिया आदिवासी महासभा की, और ये बताया कि इसमें नॉन ट्राइबल इन्वॉल्व होंगे, सदान को इन्वॉल्व करेंगे। सदान का मतलब बड़े पैमाने पे कुड़मी थे, महतो है, और वो चला, लेकिन बहुत स्लो था। 73 में जब जेएमएम बना तो विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एके राय तीनों बनाए हैं। उसके बाद से बड़े पैमाने पे संघर्ष हुआ, अनेक महतो भी मारे गए। अब क्या हुआ, जब राज्य बन गया तो इसका मतलब जो 73 से 27 साल तक जो मूवमेंट चला उसमें इक्वली बड़े पैमाने पे ट्राइबल्स के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट रहा सदान का, लेड बाय कुड़मी। अब महतो को लगा कि हमारा भी हिस्सा है, और जब आप स्टेट बनने के बाद कई चीजें सामने आई, उस पर लगा कि हमारा हक कम हो रहा है। इसमें पंचायत चुनाव जो हुआ, पंचायत चुनाव में जो कई पद, जिन मुखिया का एकल पद रिजर्व हो गया, उसका विरोध हुआ। वहां से दोनों के बीच में दूरी बननी शुरू हो गई, और फिर अब एक हक के लिए महतो समुदाय अपना आगे आया कि हमारा भी रोल रहा है राज्य बनाने में। देखिए वहां से शुरू हुआ। उसके बाद जो आपने सवाल किया इनका वजह, तो नेता वहां पर आए, विनोद बाबू चले गए, उसके बाद झारखंड में नेता लोग आए पॉकेट में है। उसके बाद उस समय 81 में निर्मल महतो की हत्या हो गई, तो वो दौर था। फिर बाकी जो लीडर बने वो चलाते रहे, लेकिन जब नहीं मिला, लगा इन लोगों को, महतो के अंदर में लगा, खासतौर पे यूथ को, कि हमारी भाषा संस्कृति है का जो इशू हुआ बोकारो के आसपास में, जब टीचर की बहाली सबको लेकर जो आंदोलन हुआ, तब लगा कि हमारे यूथ बेकार पड़े हैं। यूथ को लगा कि हमारा अभी तक जो नेता सब था वो किसी काम का नहीं, हमारी बात को पहुंचा सकता नहीं है, हमको लड़ के लेना पड़ेगा, और वो अपना एक आक्रामक छवि देख रहा है। इस समय एक ऐसा व्यक्ति महतो खड़ा हो जाए जो सबको बोले सबको शांत रहो, हम लोग ठीक से चलेंगे, तो कोई पीछे नहीं खड़ा होगा। मूवमेंट में जिस तरह से आलसू का गठन हुआ था पहली बार, ये आलसू पार्टी नहीं, आलसू का क्यों था, आक्रामकता। तब न केंद्र ने बाध्य होकर बूटा सिंह ने बुलाया था आलसू की टीम को। तो जो नए लड़के हैं अभी महतो के हैं, कुर्मी महतो हैं, वो जयराम में वो छवि देख रहे हैं कि ये हमारा, उसको क्या बोलेंगे, यही हमारा भी हीरो है, नायक है, और उसी कारण से वो चीज है। जैसे ही एग्रेसिव, जो आपने कहा भैया कि एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव होने के कारण ही लोग जुड़ रहे हैं, है। तो यही कारण है कि लोग उनके साथ अभी जुड़े हैं। यूथ महतो में भी डिवीजन है, यूथ जो है वो बहुत तेजी से भी झुका हुआ है, और इसका असर पड़ेगा उनमें। जो बेल्ट है, महतो का बेल्ट है, वो महतो का बेल्ट शुरू होता है चकरदरपुर खरसावा का आधा बेल्ट, वहां से आप इन करेंगे तो जुगसराय से होते हुए फिर डुमरी, इधर सिल्ली से होते हुए गोमिया, डुमरी, गिरिडीह, ये पूरा बेल्ट है। यहाँ पे इस चुनाव में जयराम महतो का असर दिखेगा। जी, और जयराम महतो के अलावा एक और राइजिंग स्टार हैं झारखंड की राजनीति में, कल्पना सोरेन, उन पर आपकी टिप्पणी मधुकर जी। देखिए, कल्पना सोरेन ने तो कमाल कर दिया भाई। इतने कम समय में कल्पना सोरेन छा जाएंगी और नेशनल इंटरनेशनल आइडल बन जाएंगी, ये उम्मीद कम से कम कोई नहीं कर रहा था। एक घरेलू महिला थी, घर में रहती थी अपना, लेकिन हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई, उस टिप्पणी ने एक चीज सिद्ध किया कि आप जबरन इसको लपेट रहे हैं, डायरेक्ट आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं, जबरन लपेट रहे हैं। उस लपेटने को जो इन लोगों ने इनकैश किया कल्पना ने, वो अपने आप में अद्भुत है जी। और सचमुच दुर्गा के अवतार के रूप में सामने में आई, और जो घूमी है, हमको लगता है कि हेमंत सोरेन की तुलना में कई गुना ज्यादा मेहनत की है, कई गुना ज्यादा सभाएं की है, और उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा है जी। उस पर भरोसा ज्यादा है, हेमंत की तुलना में कल्पना पर ज्यादा भरोसा लोगों को है। इसीलिए कल्पना आने वाले दिनों में हमको लगता है कि सुपरस्टार होंगी, शायद जो महिला नेत्री हैं अपने देश में, उनमें एक मानी जाएंगी। जी अनुज जी से एक सवाल, ये कह रहे थे झारखंड का गठन जब से हुआ, करीब 15 वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता इस राज्य ने देखी। बिल्कुल। इधर पिछले 10 वर्षों से स्थिरता आई है, राजनीतिक स्थिरता यहाँ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं अनुज को थोड़ा सा रोक दूं? बिल्कुल जरूर, छोटा भाई भी है इसलिए आप यहाँ कमाल का देखिएगा कि एक लेटर बम चला था। जी, क्या राज्यपाल जी के पास चुनाव आयोग का एक लेटर है, वो लेटर बम लेकर के लोग जहां तहां फोड़ते रहे, पुट 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 पुट, वो कहाँ है लेटर? जी मजाक है ना भाई। अनुज जी आगे बढ़िए आप, हम छोड़ देते हैं। हम बता रहे थे कि
निर्दलीय जब लगा कि 81 सीट बहुत कम होता है, विधानसभा की मेंबर्स की संख्या बहुत कम है, आपको मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज परेशानी पैदा होती रहेगी। ये किस्मत तेज है कि 2 चुनाव में सरकार चल गई। इसमें 4-5 निर्दलीय जीतते, अपने हिसाब से स्टेट को आप करते। पहली सरकार क्यों गिरी बाबूलाल जी की? 4-5 लोग, हमको ये चाहिए, एरिया चाहिए हमको, हम इसका मंत्री बनेंगे, पैसा लूटेंगे, क्या करेंगे? अगर उसी समय बाबूलाल जी कह देते कि हम एक बात नहीं मानेंगे, आप निर्दलीय हैं, चुपचाप से सरकार गिर जाए, तो देखते कि ये चीज नहीं चलता है, तो बात को मानना पड़ा। पॉलिटिक्स है ना, यही फर्क है। बोला आसान काम है, सरकार चलाए, वही चलता रहा। रघुवर दास के समय में उनको फुल मेजोरिटी मिली तो सरकार चली और फिर क्लियर है उसके बाद है, तो लोग भी अब जान गए हैं। ये जो आप देखेंगे ना कि अब 2 ही चीज है, आर या पार, दोनों ओर से चलता है। अब वो छोटे छोटे एक दल वाले को है अब बहुत महत्व नहीं रखता है, और वो लोग भी जानते हैं। तो निर्दलियों का बहुत भविष्य अब नहीं है। वो बार्गेनिंग की स्थिति में तभी रहेंगे जब सरकार उसके आसपास फंसती है, लेकिन अब जो पाला खींचा हुआ है वो इक्वली है। इसलिए अब झारखंड, और जिनको एक देना भी है ना, आप उठाकर देखिए, वो आपने गठबंधन के अंदर ले लिया है। जब अंदर लेंगे तो आप कुछ बाहर भाग नहीं सकते हैं। ये फर्क पड़ा है। जी, स्थिरता के लिए जी आवश्यक भी है। तो स्टेट के लिए आवश्यक है कि किसी को आप, जिसको भी आप देना, मेजोरिटी दे और वो गवर्न करे, बेहतर सरकार चलाए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दे देते हैं कि 23 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी उस दिन हम सुबह से शाम तक आपके साथ रहेंगे। सुबह 8:30 बजे हमारा जो बुलेटिन है, सारे बुलेटिन जो हैं वो एक्सटेंडेड हैं, 10 मिनट के बुलेटिन 15 मिनट के हो गए हैं। उसके बाद लाइव डिस्कशन है, फिर जो 2 मिनट का बुलेटिन होता था FM का, वो भी एक्सटेंड होकर के 5 मिनट का हो गया है। तो इस तरीके से सुबह 8:30 बजे से हम आपके साथ में रात के 8:30 बजे तक रहेंगे, और इस दौरान जो बुलेटिन है वो तो होते ही रहेंगे, और साथ में उसके बाद जैसे बुलेटिन खत्म होगा, लाइव डिस्कशन में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से, खास करके मीडिया से जो आएंगे पैनल में डिस्कशन के लिए, उनसे हमारी बातचीत होती रहेगी। तो इस तरह हमारा समय भी हो चला है आज के इस डिस्कशन का, परिचर्चा का। और इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं धन्यवाद दूंगी हमारे प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक श्री अनुज कुमार सिन्हा जी का, और रांची के वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर जी का। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। धन्यवाद। तो 23 तारीख को हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के मतदान पर जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री अनुज कुमार सिन्हा, कार्यकारी संपादक प्रभात खबर रांची, और श्री मधुकर, वरिष्ठ पत्रकार रांची। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पूनम केरकेट्टा, और आपके साथ थे कुंदन वर्मा। कार्यक्रम आकाशवाणी रांची समाचार एकांश से प्रसारित किया गया।